दीलिया पेशनेवर और दायोन साचारो एलिवेटर से निकलकर अंडरवाटर स्काईस्क्रेपर के सबसे निचले स्तर पर पहुंचते हैं और दायोन सामने फैली 1000 मीटर लंबी लाइब्रेरी को देखकर ठिठक जाता है, क्योंकि पूरी दाईं ओर अनगिनत किताबों की दीवारें फैली हैं। दीलिया उसे बताती है कि यह तो केवल एक पिलर की लाइब्रेरी है और फोकस अकादमी की 6 आउटर पिलर्स में से हर एक में ऐसी ही 100 लेवल्स वाली लाइब्रेरी है, यानी कुल 600 लेवल्स। और इसके अलावा सेंटर पिलर में एक अलग मेन लाइब्रेरी भी है जो आकार में छोटी है। वे एलिवेटर के स्पेशल एंट्रेंस से एक भव्य डेस्क के सामने खड़े हैं जो रिसेप्शन से अधिक किसी शक्ति प्रदर्शन जैसा लगता है। तभी एक हल्की लेकिन पुरुषत्व से भरी आवाज आती है और कंप्यूटर मॉनिटर पर क्रिस्टल फ्रेम ग्लासेस पहने गोल्डन आइज वाला स्क्रॉनी लेकिन सलीकेदार व्यक्ति दिखाई देता है, जो दीलिया को चिढ़ाते हुए पूछता है कि वह लड़कों के साथ घूम रही है तो हेड क्या सोचेंगे। दायोन तुरंत मजाक में कह देता है कि दीलिया उसे पहले ही नेकिड देख चुकी है और वह काफी वाइल्ड है, जिससे मॉनिटर पर मौजूद व्यक्ति हंस पड़ता है और अपना नाम लाइब्रो बताता है। दीलिया दायोन की बगल में सौद हिल्ट मारती है, जिससे दायोन लगभग गिर पड़ता है और उसे एहसास होता है कि पेशनेवर फैमिली की यह 16 वर्षीय लड़की साधारण नहीं है। दायोन खुद को संभाल कर अपना परिचय देता है और दीलिया साफ शब्दों में कहती है कि वह केवल उसे कुछ घंटों के लिए अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड उधार दे रही है और सेरेमनी से पहले उसे वापस लेना होगा। दीलिया एलिवेटर की ओर लौटते हुए बताती है कि सेरेमनी सेंटर पिलर में होगी और लाइब्रो रास्ता बता देगा। दायोन उसकी जाती हुई आकृति को देख मुस्कुराता है और समझता है कि वह हाई पोजीशन से है, क्योंकि उसे 600 लेवल्स की एक्सेस मिली हुई है, जिससे वह अनुमान लगाता है कि पेशनेवर फैमिली 6 पिलर फैमिलीज में से एक है और संभवतः उसका पिता हेड है। दायोन मॉनिटर की ओर मुड़कर लाइब्रो से लाइब्रेरी का सार पूछता है तो लाइब्रो बताता है कि आउटर पिलर्स की कुल 600 लेवल्स की जिम्मेदारी उसी पर है और एक्सेस आइडेंटिफिकेशन कार्ड के आधार पर मिलती है। सामान्य फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को केवल एक लेवल की एक्सेस मिलती है और रेयर केसेस में 10 तक, लेकिन दीलिया के कार्ड से दायोन को पूरे 600 आउटर लेवल्स की एक्सेस है, जबकि इनर पिलर की लेवल्स अभी दीलिया को भी उपलब्ध नहीं है। दायोन पूछता है कि एक्सेस कैसे बढ़ाई जाती है तो लाइब्रो समझाता है कि ओपनिंग सेरेमनी में अच्छा परफॉर्म करने से, एंड ऑफ ईयर एग्जाम्स में ग्रेड से, चैलेंजेस और टूर्नामेंट्स में जीतकर, लीडर बोर्ड्स में रैंकिंग से और फैक्शन बनाकर या ज्वाइन करके प्रमोशन मिलता है। दायोन को फैक्शंस शब्द सुनकर एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि उसने पहले भी सुना है कि सब फैमिलीज चोजन के फैक्शन से जुड़कर रिसोर्सेज पाती हैं। लाइब्रो जोड़ता है कि असली ट्रेजर इनर पिलर में है, जहां एक्सेस के लिए कोई नियम नहीं, बस आउटस्टैंडिंग होना पड़ता है। दायोन मन ही मन निश्चय करता है कि उसे यही करना है। फिर वह मार्शल वर्ल्ड की विल थियरी पर चर्चा शुरू करता है और कहता है कि यदि प्रैक्टिशनर्स विल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं तो उनकी क्रिएशंस जैसे किताबें भी विल रखती होंगी, और यदि वह किताब की विल को समझ ले तो साधारण रीडिंग से कहीं गहरा ज्ञान पा सकता है। लाइब्रो चौंकता है और स्वीकार करता है कि ऐसी स्पीड रीडिंग टेक्निक सच में मौजूद है, लेकिन उसके लिए मार्शल थियरी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग और पावरफुल सोल चाहिए। दायोन तुरंत रिक्वेस्ट करता है कि उसे स्पीड रीडिंग टेक्निक की बुक, बेसिक मार्शल वर्ल्ड थियरी की बुक्स, स्कूल रूल्स और कल्चर की बुक तथा करंट फैक्शंस की बुक दी जाए। लाइब्रो कंट्रोल पैनल पर कुछ दबाता है और ग्रांड वुडन डेस्क के भीतर से एक काजम खुलता है, जिससे 14 बुक्स उड़कर दायोन की ओर आती हैं और वह हंसते हुए उन्हें पकड़ लेता है। नीचे देखकर दायोन चौंकता है, क्योंकि सभी बुक्स के कवर पर सापियेंशिया फैमिली का नाम है। लाइब्रो गर्व से बताता है कि सापियेंशिया फैमिली रिसर्च और डेवलपमेंट की मोनोपोली रखती है और इस यूनिवर्स के मार्शल वर्ल्ड की लगभग हर पब्लिश्ड बुक उनके सब्सिडियरी या मेन ब्रांचेस से होकर गुजरती है। यदि किसी अन्य ने डिस्कवरी की भी हो तो पब्लिकेशन अप्रूवल सापियेंशिया ब्रांच से लेना अनिवार्य है और ब्रांच की रैंकिंग
जितनी ऊंची होगी बुक उतनी रिलायबल और सॉट आफ्टर मानी जाएगी। टेक्निक्स अपवाद हो सकती हैं, लेकिन स्पीड रीडिंग जैसी टेक्निक सापियंस फैमिली द्वारा बनाई गई है। डायोन अपने मॉर्टल वर्ल्ड से तुलना करता है, जहां इंफॉर्मेशन मोनोपोली पर हंगामा मच जाता, पर यहां यह सामान्य है। वह लाइब्रेरी का धन्यवाद करता है और पढ़ने के लिए जगह खोजते हुए लाइब्रेरी के भीतर बढ़ता है, जहां एलिवेटर के दोनों ओर ग्लास वॉल्स हैं जिनमें कई हिडन डॉरवेज हैं और बीच में एक छोटा पंद है जिसमें अजीब सुनहरा पानी बह रहा है। आसपास के स्टूडेंट्स की जिज्ञासु निगाहों को अनदेखा करते हुए डायोन मेडिटेशन प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है और लॉजिकल डिसीजन लेता है कि पहले बेसिक मार्शल थियरी की कम से कम 2 किताबें पूरी करेगा, फिर स्पीड रीडिंग टेक्निक पर जाएगा। मॉनिटर के पीछे बैठा लाइब्रो कैमरे से उसे देखता है और मुस्कुराता है, क्योंकि डायोन ने सही शुरुआत चुनी है। यदि वह सीधे स्पीड रीडिंग पर जाता तो अपने बचे हुए 12 घंटे बर्बाद कर देता। लाइब्रो मन ही मन सोचता है कि दिलिया पेशनेवर की नजर सही थी और भविष्य अभी उसकी आंखों के सामने आकार ले रहा है, जबकि डायोन साचार के भीतर एक शांत लेकिन धधकता संकल्प तैयार हो रहा है, जो ओपनिंग सेरेमनी में सबकी धारणाएं बदल सकता है। केंद्र स्तंभ की सबसे निचली मंजिल पर एक बहुत बड़ा समारोह कक्ष बना हुआ था। फर्श पर हल्के बैंगनी और गहरे सुर्ख रंग के कालीन बिछे थे, जो बाहर झील से छनकर आती नीली रोशनी से जैसे मुकाबला कर रहे हों। यह पूरे केंद्र स्तंभ और ऊंची इमारत का इकलौता हिस्सा था जो पूरी तरह पानी के अंदर था। इसकी छत कम से कम 30 मीटर ऊंची थी, जिससे जगह और भी भव्य लगती थी। गोल आकार के इस कक्ष के चारों तरफ मजबूत चांदी के स्तंभ खड़े थे, जिन पर बारीक नक्काशी बनी हुई थी। एक के बाद एक खड़े ये स्तंभ पूरे हॉल को रौबदार और भारी एहसास दे रहे थे। सिर्फ 6 बड़े दरवाजों की जगह खाली थी, जो इसे बाहरी स्तंभों से जोड़ती थी। इन चांदी के स्तंभों की डिजाइन ऊपर जाकर छत से मिलती हुई लगती थी, और वही नक्काशी आगे बढ़ते हुए एक विशाल झूमर तक पहुंचती थी, जो बीच में लटका हुआ था। पूरा हॉल गोल मेजों से भरा हुआ था। मेजों पर वही गहरा लाल कपड़ा बिछा था जो कालीन के रंग से मेल खाता था। हर मेज के बीच में सजे हुए फूल और जलती मोमबत्तियां रखी थीं, जो इस जगह की बेहिसाब दौलत दिखा रही थीं। हॉल के आखिर में चौड़ी सीढ़ियां थीं जो 6 बड़े सिंहासनों तक जाती थीं। वही जाने पहचाने चेहरे जो पहले चांदी की नाव पर दिखाई दिए थे, अब उन सिंहासनों पर बैठे थे और फिर से शालीनता का दिखावा कर रहे थे। सांवली और खूबसूरत डुको ने मुस्कुराते हुए कहा, पाटियानेवा, आपकी बेटी अब सच में बहुत खूबसूरत हो गई है। बीच के 2 सिंहासनों में से एक पर एक मजबूत और शांत स्वभाव का आदमी बैठा था। उसकी त्वचा गहरी जैतूनी रंग की थी, जो डेलिया से मिलती जुलती थी। उसकी आंखें हल्की भूरी थीं, जिनमें उम्र की गहराई साफ झलक रही थी। उसकी दाढ़ी घनी थी, गहरे भूरे रंग की, जिसमें सफेदी की हल्की लकीरें थीं। उसके बाल मध्यम लंबाई के थे, करीने से संवारे हुए। बाकी परिवार प्रमुखों की तरह उसने भी शाही लिबास पहना हुआ था, लाल रंग का बहता हुआ चोगा और सीने पर सोने की चेन में एफ का निशान टंगा हुआ था। वह हल्का मुस्कुराया, हाँ, और मैंने सुना है कि फेरो भी काफी भरोसेमंद बन गया है। डुको परिवार के अच्छे दिन आने वाले हैं। डुको ने मुस्कान से शुक्रिया अदा किया, लेकिन अंदर से वह हैरान थी। उसने फेरो की असली काबिलियत छुपाने के लिए बहुत कोशिशें की थीं, लेकिन लगता था पाटियानेवा सब समझ चुके थे। तभी एक लंबा और तेज नजर वाला एशियाई व्यक्ति आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर अभी भी जवानी की चमक थी। वह आकर पाटियानेवा के बगल वाले आखिरी सिंहासन पर बैठ गया। उसने हल्का सा सिर झुकाया और आंखें बंद कर ली, मानो समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहा हो। एक छोटे कद के एशियाई व्यक्ति ने उसकी तरफ देखा और फिर मुड़ते हुए कहा, लगता है कामी परिवार के प्रमुख भी आ गए हैं। अब जब सब यहाँ हैं तो हम
शुरू कर सकते हैं, सही है ना? हेडमास्टर डेलिया के पिता ने हामी में सिर हिलाया। उनकी नजर पूरे हॉल में घूमी जैसे किसी को ढूंढ रही हो। फिर उनकी निगाह अपनी बेटी पर जाकर रुकी, जो बाकी चुने हुए युवाओं के साथ एक मेज पर बैठी थी। डेलिया ने उन्हें एक खास नजर से इशारा किया। वह समझ गए शायद वह नहीं आ रहा, और उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कोई बात नहीं। वह खड़े हो गए और अचानक पूरे हॉल का दबाव बढ़ गया। सब लोग रुक गए, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सिर्फ झूमर की हल्की झंकार सुनाई दे रही थी। फोकस अकादमी के सबसे बेहतरीन शिक्षक भी उस वक्त एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्होंने बोलना शुरू किया। आज हम फोकस अकादमी में नए साल की शुरुआत के लिए यहाँ जमा हुए हैं। परंपरा के अनुसार हमारे परिवारों के चुने हुए युवा आज अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और मार्शल सिद्धांत की अपनी समझ का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने युवाओं की मेज की तरफ देखा और एक पल के लिए खाली कुर्सी पर नजर डाली। तुम सब इस मौके की अहमियत जानते हो। तुम्हें सिर्फ एक मौका मिलेगा और यही तुम्हारे अगले 10 साल का रास्ता तय कर सकता है। मजबूत रहो, आत्मविश्वास रखो, अपना फोकस दिखाओ। हम सब तुम्हारी विल की ताकत के गवाह बनेंगे। तभी एक लंबा किशोर खड़ा हुआ, जो चांदी की नाव वाले आदमी की लगभग हूबहू परछाई था। उसकी नीली आंखों में मुकाबले की चमक थी। अगर इजाजत हो तो मैं पहले प्रदर्शन करना चाहूंगा। हेडमास्टर, उसने हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम किया। पाटियानेवा ने सिर हिलाया और वापस अपने सिंहासन पर बैठ गए। उसी पल मेजें, कुर्सियां और लोग एक अनदेखी ताकत से उठकर हॉल के किनारों की तरफ खिसक गए। आंखें बंद करके समझ पाना मुश्किल था कि क्या हो रहा है, लेकिन जिनकी नजर तेज थी वे समझ गए कि यह आत्मा शक्ति से बनी एक विशेष रचना थी। खाली हुई जगह के बीच में लगभग 3 फीट ऊंचा मंच ऊपर उठ आया। लंबा लड़का आत्मविश्वास से आगे बढ़ा और उस पर चढ़ गया। स्पीयर, उसने अपनी उम्र से कहीं भारी आवाज में पुकारा। हवा में एक काला कार्बन भाला बनना शुरू हुआ। उसकी नोक चांदी की तरह चमक रही थी और उसके डंडे के चारों तरफ बिजली कड़क रही थी। कुलीन लोग संतोष से सिर हिलाने लगे। एक गुरु ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, यह तत्वों को बुला सकता है, भले ही हल्का हो, लेकिन यह बिजली की विल के पहले स्तर की समझ का सबूत है। इस उम्र में यह काबिले तारीफ है। यह प्रदर्शन ही काफी था कि उसे कई समर्थक मिल जाते, लेकिन स्टॉर्म परिवार के प्रमुख की मुस्कान और चौड़ी हो गई। लड़के ने भाला घुमाना शुरू किया। उसके ऊपर बादल बनने लगे। उसके शरीर के हिसाब से उसकी चाल बहुत तेज थी। बादलों में बिजली की चमक और तेज होती गई, जब तक कि वह अपनी हरकतों के चरम पर नहीं पहुंच गया। हाँ, उसने जोर से गर्जना की। एक मोटी बिजली सीधा मंच पर गिरी और भाले की नोक से टकराई। ठीक उसी समय जब उसने आखिरी वार किया, हेडमास्टर पाटियानेवा ने तुरंत हाथ उठाकर मंच के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया। कवच लहराया और हिला जब लड़के ने आगे वार किया, लेकिन अंत में वह टूटा नहीं। लड़के के माथे से पसीना बह रहा था, मगर उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। मैं हॉक स्टॉर्म हूं, मेरा नाम याद रखना। कवच गायब हो गया और हॉक मंच से नीचे उतर आया। तभी पूरे हॉल में गूंजती हुई हंसी फैल गई। हा हा, शाबाश बेटे। नोबल्स अभी भी हक्के बक्के खड़े थे, क्योंकि हॉक ने जो टेक्निक दिखाई थी वह कम से कम कॉमन ग्रेड टेक्निक के स्मॉल सक्सेस लेवल तक पहुंच चुकी थी, और हॉक तो सिर्फ सेकंड या शायद थर्ड ईयर लेवल पर था। इसलिए उसे सच में जीनियस कहना गलत नहीं था। फैमिली हेड बाई हल्का सा हंसते हुए बोले, 16 साल की उम्र में इतना एडवांस लेवल। स्टॉर्म, तुमने वाकई कमाल का सक्सेसर तैयार किया है। स्टॉर्म गर्व से अपने बेटे हॉक को देख रहा था और उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि उसे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। हॉक के बैठते ही एक गोरी चमड़ी वाली एशियन लड़की धीरे और शालीन कदमों से आगे बढ़ी। उसकी खूबसूरती नाजुक थी, लेकिन उसका अंदाज
हावी रहने वाला था। उसकी हल्की बहती हुई ड्रेस से जैसे सफेद रोशनी पूरे हॉल में फैल गई हो। वह डेलिया से भी थोड़ी छोटी थी और उसके बैंगनी आंखें उसके लहराते काले बालों की वजह से और ज्यादा चमक रही थीं। उसके पैरों के नीचे एक पारदर्शी कंपास चमका और उसी की मदद से वह स्टेज पर तैरती हुई पहुंच गई। नोबल्स को आज रात दूसरी बार झटका लगा और इस बार फैमिली हेड बाई मुस्कुरा रहे थे। डुको ने हैरानी से कहा, फेंग शुई कंपास बाई, इसे तुमने अब तक कहाँ छुपा रखा था? लड़की के पैरों के नीचे का कंपास बड़ा होकर पूरे प्लेटफॉर्म के बराबर हो गया और वह झुककर बोली, मेरा नाम बाई मेइंग है। आने वाले सालों में आप सबके साथ सीखने का इंतजार रहेगा। कंपास छोटा होकर उसे वापस उसकी सीट तक ले गया और वह हल्की मुस्कान के साथ बैठ गई। मार्शल वर्ल्ड में एलिमेंट्स की समझ बड़ी मानी जाती है, लेकिन फेंग शुई कंपास जैसी अमूर्त चीज की विल को पकड़ना उससे कई गुना कठिन है, क्योंकि एलिमेंट्स की मौजूदगी अनंत है और हर चीज की विल से समर्थित है, जबकि कंपास की प्रैक्टिस दुनिया के छोटे हिस्से तक सीमित है, इसलिए उसकी विल सीमित होती है। और इतनी कम उम्र में मेइंग का उस विल में अपनी जगह बनाना अनसुना था। स्टॉर्म ने हैरानी से कहा, इतने बड़े एक्सपर्ट्स के खिलाफ कंपास की विल के लिए मुकाबला करना और उसे इतना फैलाना, वह जरूर हमारे एलायंस की भविष्य की पिलर बनेगी। इसके बाद एक एक कर युवा स्टेज पर आते गए और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा टैलेंट दिखाते गए। फेरो डुको ने अपना शेपशिफ्टिंग दिखाया और ईगल, वुल्फ और बेयर की विल को एक साथ बुलाकर सबको हिला दिया, क्योंकि इतनी कम उम्र में तीन तीन विल को समझना असाधारण था। कामी मायूमी भी कम नहीं था। उसका शांत चेहरा और धनुष पर तीर चढ़ाने का उसका अंदाज कम से कम 4th ईयर लेवल तक बेजोड़ था। उसके तीर एक के बाद एक निशाने भेदते गए और कमरे में ठंडा सा दबाव भर गया, यहां तक कि उसके सख्त पिता ने भी आंखें खोलकर हल्का सा सिर हिलाया। फिर काले फ्रेम का चश्मा पहने एक दुबला सा लड़का स्टेज पर आया। वह दिखने में साधारण और कमजोर था, लेकिन उसकी सुनहरी आंखों में तेज बुद्धि चमक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, कैलीग्राफी। तुरंत एक नीची मेज, मोटा कागज और स्याही से भरा कांच का बर्तन ब्रश के साथ प्रकट हो गया। लड़का घुटनों के बल बैठ गया और अगले ही पल उसकी झिझक गायब हो गई। उसकी आंखें तेज हो गईं और उसने तेज स्ट्रोक से लिखना शुरू किया। नोबल्स सांस रोके हुए थे, क्योंकि वे समझ चुके थे कि यह विल ऑफ वर्स है। अंतिम स्ट्रोक के साथ हल्की हवा हॉल में बह गई और उसने कहा, मेरा नाम पर्टिनेसिस सेपिएंटिया है। आज मैं आपको एक शब्द देता हूं, जीनियस। जब उसने कागज सबको दिखाया तो पूरे हॉल में चमक फैल गई और हर किसी ने उस शब्द की विल महसूस की। ज्ञान की अटूट तलाश और अंतिम लक्ष्य पाने की जिद। हेडमास्टर ने सराहते हुए कहा, भावना को शब्दों से बांधकर दूसरों की विल को बदल देना, यह तो 5th और 6th ईयर के स्टूडेंट्स भी नहीं कर पाते। पर्टिनेसिस ने इस लेवल पर पांव जमा लिए हैं। उसके पिता फैमिली हेड सेपिएंटिया ने धीरे से कहा, वेल डन। अब डेलिया उठी। उसके भूरे सुनहरे बाल लहरा रहे थे और उसकी आंखें तेज हो चुकी थीं। उसने काली स्कर्ट, काले स्टॉकिंग्स और हल्की गुलाबी ब्लाउज पहनी थी, जिसके गले पर चांदी का नेकलेस चमक रहा था। उसके हाथ में तलवार प्रकट हुई और पैरों के नीचे बर्फीले पंखुड़ी खिल उठे। उसकी हल्की हरी आंखें ठंडी नीली हो गईं और उसे क्रिएशन फॉर्मेशन बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। सिर्फ कामी और पाटिनेवा बैठे रहे, लेकिन कामी की शांति भी टूट गई। डुको ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आइस की विल उसके अंदर असली बदलाव ला रही है। जहां फेरो का बदलाव आभासी था, वहीं डेलिया सच में बदल रही थी। उसके बाल सफेद हो गए, त्वचा और भी ज्यादा गोरी हो गई और पूरा हॉल ठंड की परत से ढक गया। उसने तलवार हल्के से घुमाई तो बर्फ की दीवार बाहर की ओर फैल गई और शील्ड में लहरें उठ गईं। कुछ पल बाद उसने आंखें बंद की और ठंडी हवा थम गई। उसके बाल फिर सुनहरे हो गए और तलवार गायब होकर वह अपनी सीट पर लौट आई।
हॉक सबसे पहले बोला, तुम कमाल हो डेलिया, मुझे लगा था मैं सबसे आगे रहूंगा। मेइंग ने डेलिया का हाथ पकड़कर कहा, हॉक दूर रहो, तुम्हारी सांस यहां तक आ रही है। डेलिया ने मुस्कुराकर अपने पिता की ओर देखा और उन्होंने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। मेइंग ने फुसफुसाकर पूछा, यहां 7 सीटें क्यों हैं? डेलिया के चेहरे पर जटिल भाव आए। तभी अचानक 6 दरवाजों में से एक खुला, ताली की आवाज गूंजी और ड्योन अंदर आया। उसके कपड़े बाकी सबकी तुलना में बहुत अनौपचारिक थे, लेकिन उसके चेहरे पर बेपरवाही थी। वह सीधे डेलिया की मेज की ओर बढ़ा और शांत हॉल में उसकी आवाज गूंजी, मैं पहले इसलिए नहीं आया क्योंकि इतना शानदार प्रदर्शन रोकना नहीं चाहता था। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम और भी खूबसूरत हो सकती हो। वह डेलिया के सामने रुका, उसका हाथ पकड़कर उसकी आइडेंटिटी कार्ड वापस रखा और मेइंग की ओर देखकर मुस्कुराया, वाह, तुम्हारी दोस्त भी बहुत खूबसूरत है। उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंजी, जबकि स्टेज के पीछे दबाव बढ़ता जा रहा था। कंट्रोल रूम में लिब्रो ने सिर हिलाते हुए कहा, राक्षस, सच में एक राक्षस। जोन ने खाली कुर्सी को अपने पैरों के बीच खींचा और उसकी पीठ पर झुककर दोनों लड़कियों के पीछे बैठ गया, जैसे यह पूरा हॉल उसी का हो। वह मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? और उसकी नजरें बिल्कुल भी शर्माती नहीं थी। मेयंग ने पहले अपने गुस्से से जलते पिता बाई की ओर देखा, फिर शरारती मुस्कान के साथ बोली, बाई मेयिंग। ड्योन ने तुरंत जवाब दिया, खूबसूरत लड़की के लिए खूबसूरत नाम, इसका मतलब ब्यूटीफुल फ्लावर होता है ना? बिल्कुल तुम पर फिट बैठता है। मेयिंग सच में हैरान हुई कि उसे उसके नाम का मतलब पता है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और डेलिया की तरफ भौं उठाई, जो दिखावा कर रही थी कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। डेलिया ने धीरे से कहा, तुम मर सकते हो। ड्योन ने मुस्कुराकर कहा, मेरी फिक्र हो रही है। मैं भावुक हो गया। तभी हॉक गरजा, तुम खुद को समझते क्या हो? ड्योन ने हॉक की तरफ देखा तक नहीं और डेलिया से बोला, तुम्हारा कार्ड बहुत काम आया, मुझे काफी नॉलेज मिला। धन्यवाद। डेलिया ने हल्का सा सिर हिलाया और आंखें बंद कर ली। उसके मन में आया कि यह आदमी बेशर्म है और खुद को मरवाकर ही मानेगा। हॉक गुस्से में उठने ही वाला था कि मायूमी ने उसका कंधा पकड़ लिया और शांत आवाज में बोला, गुस्सा करने से क्या फायदा हॉक? हमारी पिलर फैमिलीज ने अपनी मेहरबानी से तुम्हें हमारे बीच सीट दी है और तुम इस तरह समारोह बिगाड़ रहे हो। यह बेदबी नहीं है। हॉक बच्चे की तरह हाथ बांधकर बैठ गया और बोला, सही कहा। ड्योन फिर मेयिंग की ओर झुका और बोला, तो मेयिंग, तुम और डेलिया कितने समय से दोस्त हो? वह थोड़ी ठंडी है, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। मेयिंग हंसी दबाते हुए बोली, इतने साल हो गए फिर भी मुझे नहीं पता कि उसे लड़कों में दिलचस्पी है भी या नहीं। ड्योन ने नाटकीय अंदाज में मुट्ठी हथेली पर मारते हुए कहा, तो इसलिए मैं सोच रहा था शायद मैं उतना हैंडसम नहीं हूं। कमरे का दबाव अब साफ महसूस हो रहा था। मेयिंग हंसते हंसते झुक गई। डेलिया का चेहरा हल्का लाल हो चुका था, लेकिन वह आंखें बंद किए बैठी रही। उसके मन में गुस्सा उबल रहा था कि यह सब उसके पिता स्टॉर्म के सामने हो रहा है। मायूमी और हॉक को नजरअंदाज किए जाने पर आग लग रही थी। फेरो मुस्कुरा रहा था और पर्टिनेसिस अपने चश्मे के लेंस पर उड़ते शब्द पढ़ रहा था। ड्योन ने आखिरकार ऊपर 6 सिंहासनों की ओर देखा और उसकी आंखें चमक उठी जब उसने सांवली सुंदर फैमिली हेयर डुको को देखा, जिसे देखकर फेरो का चेहरा कस गया। डुको हंसी और बोली, इस लड़के की नजरें बहुत ऊंची हैं। कामी की आंखें खुल चुकी थीं और उसके चारों ओर खतरनाक आभा घूम रही थी। सैपियंटिया शांत था, लेकिन पाटिनेवा, स्टॉर्म और बाई का दबाव इतना बढ़ गया कि मेहमानों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। सबके मन में एक ही सवाल था कि यह लड़का है कौन और इतने प्रेशर में फटा क्यों नहीं। ड्योन बोला, आप चारों की नसें फटने वाली लग रही हैं। इस उम्र में यह ठीक नहीं। अगर ऐसे ही रहा तो स्कैंडल हो जाएगा कि 6 एल्डर्स ने एक बच्चे को मार दिया।
कितना डोमिनेटिंग लगेगा। सैपियंटिया ने चौंक कर सिर उठाया और बाकी फैमिली हेड्स की आंखें फैल गईं। बाई कुछ बोलने ही वाले थे कि ड्यून ने रोक दिया और हॉक की ओर सिर हिलाकर बोला, वह मसल हेड भी यही पूछना चाहता था और मैंने उसे इग्नोर किया, तो आप क्यों दोबारा कोशिश कर रहे हैं? हॉल में सन्नाटा छा गया, क्योंकि इतने ऊंचे ग्रैंड मास्टर्स को वर्षों से किसी ने इस तरह अपमानित नहीं किया था। मेइंग अब बाहर से शांत थी, लेकिन भीतर से हंस रही थी कि मरने से पहले इस बूढ़े को सबक सिखा दो। ड्यून खड़ा हुआ और सीढ़ियों की ओर चला। पर्टिनेसिस की तरह झुका नहीं, बल्कि सीधे ऊपर गया और सिंहासनों से 5 मीटर दूर रुक गया। उसने हाथ पीछे बांधकर कहा, जानना है मैं कौन हूं? तो यहां मैं एक कॉमनर हूं, लेकिन दुनिया के दूसरी ओर मैं सेंटेस साचार्रो और जनरल साचार्रो का बेटा हूं। ड्यून साचार्रो आपकी सेवा में। उसने डुको की ओर देखकर आंख मारी और बोला, साचार्रो लैटिन में शुगर होता है। फैमिली हेड्स लगभग अपने सिंहासनों से उठ पड़े। सिर्फ डुको और सैपियंटिया उत्सुक दिखे। मायूमी अब सह नहीं पाया। वह उठा और अपनी बालियों को छुआ तो धनुष और तीर प्रकट हुए और उसने ड्यून पर निशाना साध लिया। जैसे ही वह तीर छोड़ने वाला था, ड्यून मुड़ा और गरजा, बैठ जाओ। अचानक भयानक प्रेशर कमरे में भर गया और मायूमी खून उगलते हुए घुटनों पर गिर पड़ा। कामी गुस्से में अपनी कुर्सी तोड़कर खड़ा हुआ, लेकिन पाटिनेवा ने उसे रोका और अंत में वह दांत भींचकर दोबारा सिंहासन बनाकर बैठ गया। ड्यून हंसते हुए बोला, यह मार्शल वर्ल वाकई दिलचस्प है। यकीन नहीं होता यह काम कर गया। एक चुना हुआ जिसकी सोल एक कॉमनर से भी कमजोर है। कितना फासिनेटिंग। डेलिया ने आंखें खोलकर देखा कि मायूमी झुका हुआ सांस ले रहा है और उसका धनुष गिर चुका है। ड्यून ने फिर फैमिली हेड्स की ओर देखकर शांत स्वर में कहा, सच कहूं तो मैं ज्यादा रिफाइन नहीं हूं। यह बस एक छोटा सा ट्रिक था। आप 6 में से कोई भी मुझे आसानी से मार सकता है। ड्यून ने ठंडे अंदाज में कहा, असल में अगर वह धनुष वाला बेवकूफ फिर से उठ जाए तो शायद वह भी मुझे मार सकता है, लेकिन तुम और मैं दोनों जानते हैं कि तुम मुझे क्यों नहीं मार सकते, है ना? अगर वह वजह न होती तो क्या तुम ऊंचे कहलाने वाले नोबल्स मेरे जैसे कॉमनर पर ऐसे छिपे वार करते? वह मुड़ा और स्टेज के बीचों बीच आ गया और बोला, चूंकि तुम में से कोई मुझे सच में नहीं जानता तो थोड़ा बता देता हूं। मेरा नाम ड्यून है। मेरी उम्र 16 साल है और शायद मेरे पास थोड़ी सी बुद्धि भी है। वह हंसा और बोला, मुझे लंबी वॉक पसंद है, लेकिन बीच पर नहीं, क्योंकि रेत परेशान करती है। तुम लोग मुझे कॉमनर कहोगे और हाँ, मैं वही हूं। कुछ सदियों पहले होता तो शायद चुप रहता, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि यह छोटा सा स्कूल हम कॉमनर्स के खिलाफ कुछ कर नहीं सकता। स्मॉल स्कूल शब्द सुनते ही हॉल गुस्से से भर गया। ड्यून ने कंधे उचकाए और कहा, इतनी सी बात पर गुस्सा आ गया तो पहले ही लड़ लेते। एलिट्स द्वारा एलिट्स के लिए बने स्कूल को फंड करने का क्या मतलब? अपने बच्चों को घर पर पढ़ा लेते। वह स्टेज के बीच खड़ा हो गया और जैसे ही उसने भीड़ की ओर देखा, गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। वह बोला, मैं उन लोगों की मदद नहीं करता जो खुद की मदद नहीं कर सकते, इसलिए समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं दिखाता हूं कि जब एक कॉमनर परफॉर्म करता है तो क्या होता है। बाकी सब तो बेकार थे, तुम दो को छोड़कर। उसने डेलिया और मेइंग की ओर मुस्कुराकर कहा। ड्यून ने आंखें बंद कर कहा, जो भी टैलेंट दिखाना चाहूं वह प्रकट हो जाएगा। तो चलो पियानो। उसके सामने मोती जैसा सफेद ग्रैंड पियानो प्रकट हुआ और वह उसकी बेंच की ओर बढ़ा। बैठते ही रोशनी की एक लहर पूरे हॉल में फैल गई और हल्की हवा बहने लगी। उसने कहा, मेरा नाम याद रखना और मुझे उकसाना मत, वरना मैं भी चुप नहीं रहूंगा। डेलिया के मन में तूफान था, क्योंकि उसने महसूस किया कि वह बिना बजाए ही म्यूजिक की विल फैला रहा है, जबकि कुछ घंटे पहले तक उसे विल बुलाने का ज्ञान नहीं था। मायूमी को घायल करना
और बिना एक भी नोट बजाए इतना प्रेशर पैदा करना असंभव जैसा था। ड्यून ने मार्बल की चाबियों पर हाथ रखा और जैसे ही पहला नोट दबाया कमरे का प्रेशर कई गुना बढ़ गया और जो रोशनी फैली थी वह वापस उसकी ओर खींचकर उसमें समा गई। उसकी उंगलियां तेजी से चलने लगी और मीठी धुन गूंज उठी, लेकिन उस मिठास में उसका गुस्सा, दर्द और उदासी घुली हुई थी। उसने आंखें बंद की और अपनी मां के खाने की खुशबू महसूस की। उसकी बाहों का एहसास और उसकी आवाज की गूंज सुनाई दी। उसे अपने पिता की कड़वी ट्रेनिंग और सख्त आवाज याद आई। अचानक उसकी उंगलियां जोर से कीज पर गिरने लगीं, जैसे वह पियानो को झुका देना चाहता हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह आंसुओं को रोकने के लिए पलकों को कस रहा था। उसे अपने पिता की जोरदार हंसी, कंधों की मजबूती और उनकी आंखों की सच्चाई याद आई। उसके मन में आग भड़की। तुम्हारी आखिरी इच्छा थी और तुम मुझे यहां से भगाना चाहते हो। धुन अचानक उग्र हो गई। फर्श कांपने लगे और चांदी के खंभे हिलने लगे। उसने दाहिने पैडल पर पैर दे मारा और नोट पर नोट, कॉर्ड पर कॉर्ड चढ़ते गए। हॉल की कांच की खिड़कियां चटकने लगी, लेकिन कोई हिल नहीं पा रहा था क्योंकि धुन ने सबको बांध लिया था। पार्टिनेवा ने पहले वाला बैरियर बनाने की कोशिश की, लेकिन वह तुरंत टूट गया। संगीत और तेज हो गया और लोगों को याद ही नहीं रहा कि उन्होंने पहले कभी कोई और धुन सुनी थी या नहीं, क्योंकि उनके मन में सिर्फ ड्यून का गुस्सा गूंज रहा था। कामी ने मन में सोचा कि वह म्यूजिक की विल पर एकाधिकार जमा रहा है और यह पागलपन है। बाई गुस्से में बोला, पार्टिनेवा, हमें इसे रोकना होगा। पार्टिनेवा ने शांत स्वर में कहा, उसे गुस्सा निकालने दो, गलती हमारी थी। जरूरत पड़ी तो रोक देंगे। फैमिली हेड्स के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन भीतर वे हैरान थे क्योंकि एक बच्चे से इतना प्रेशर उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। डेलिया खड़ी हुई और ड्यून की ओर बढ़ी। उस पर प्रेशर का असर नहीं था। हालांकि उसे यह देखकर थोड़ी झुंझलाहट हुई कि बाकी लड़कियों पर भी असर नहीं था, लेकिन उसने इसे ड्यून के बेशर्म स्वभाव पर छोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि वह नहीं जानती थी कि ड्यून को इतना दुख और गुस्सा किस बात का है, लेकिन उसे लगा कि किसी को उसे रोकना चाहिए। वह आगे बढ़ी और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। ड्यून ने बजाना बंद किया और लाल आंखों से ऊपर देखा। उसने तुरंत खड़े होकर उसके गालों से आंसू पोंछे और कहा, माफ करना, मेरा इरादा तुम्हें रुलाने का नहीं था। मेरी मां को पता चलता तो वह मुझे मार देती। डेलिया चुपचाप अपनी सीट पर लौट गई। ड्यून ने चारों ओर देखा तो ज्यादातर लोगों की आंखें नम थीं या वे आंसू रोकने की कोशिश कर रहे थे। अगले ही पल उसका उग्र और दुखी चेहरा गायब हो गया और उसकी जगह वही बेपरवाह और फ्लर्टी मुस्कान लौट आई। वह मुड़ा और हॉल से बाहर चला गया और सबके मन में एक ही विचार रह गया कि कितना डोमिनेटिंग है। ड्यून चलते हुए उस मूविंग फ्लोर पर वापस उसी पिलर की ओर बढ़ रहा था जहां उसकी पहली मुलाकात लिब्रो से हुई थी, यानी पार्टिनेवा पिलर। उसने हाथ में पकड़े सफेद कार को देखा और लंबी सांस ली। उसने मन ही मन सोचा कि इतना सब करने के बाद भी उसे सिर्फ फर्स्ट लेवल की किताबों तक सीमित कर दिया गया है और इस रफ्तार से तो डेलिया कभी उस पर इंप्रेस नहीं होगी अगर हर बार उसे उसी से मदद मांगनी पड़ी। मेइंग को याद करके वह हल्का हंसा और सोचा कि वह भी बिल्कुल सीधी नहीं है, क्योंकि उसे लगा जैसे वह खुद थोड़ा इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की अगर उसका इस्तेमाल करे तो उसे क्या शिकायत हो सकती है। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उसे समझ आ गया कि अब उसे एक साफ एक्शन प्लान बनाना होगा। सबसे पहली दिक्कत पैसे की थी, क्योंकि इस मार्शल वर्ल्ड का करेंसी सिस्टम पूरी तरह अलग था और वह इतना गरीब था कि सिल्वर यॉट की सवारी तक नहीं कर सकता था। दूसरी समस्या एक्सेस की थी, क्योंकि अभी फर्स्ट लेवल तक सीमित रहना ठीक लग रहा था, लेकिन उसकी स्पीड रीडिंग एबिलिटी के हिसाब से वह 2 महीने में पूरा फर्स्ट
लेवल खत्म कर देगा, और वह भी तब जब बेकार चीजें पढ़े। ऊपर से जैसे जैसे वह टेक्निक में माहिर होगा, उसकी रफ्तार और बढ़ेगी। उसने सिर हिलाया और सोचा कि ये लोग कितने छोटे दिल के हैं, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस के बाद उसे ऊंचे फ्लोर की एक्सेस मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनके गुस्से को देखते हुए फिलहाल बाहर कर दिया जाना ही बेहतर नतीजा था। और अब उसे अपने भविष्य के अचीवमेंट्स ऐसे दिखाने होंगे कि वे नियमों का पालन करने को मजबूर हो जाए। उसके दिमाग में कई आइडियाज थे, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए समय चाहिए था, और क्लास शुरू होने में सिर्फ एक हफ्ता बचा था, जिसके बाद उसकी आजादी आधी रह जाएगी। उसने सोचा कि खाने का भी इंतजाम करना होगा, क्योंकि घर से लाया हुआ खाना उसके रिस्ट बैंड में सुरक्षित था, लेकिन उसकी भूख के हिसाब से वह ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते चलेगा, और उसके बाद उसे पैसे चाहिए होंगे। ऊपर से खुद की सुरक्षा का भी सवाल था। यहाँ स्टूडेंट्स आमतौर पर फैक्शंस के जरिए खुद को सुरक्षित रखते थे, लेकिन उसके घमंड ने तय कर लिया था कि वह डेलिया की फैक्शन ज्वाइन नहीं करेगा, चाहे वह खुद क्यों न बुलाए, क्योंकि उसे साबित करना था कि वह अकेले ही सबको उनके मैदान में हरा सकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास और रास्ते नहीं थे, क्योंकि चुने हुए और स्यूडो चुने हुए स्टूडेंट्स की फैक्शंस के अलावा सेकेंडरी प्रोफेशन फैक्शंस भी थीं जो उसकी नजर में आईन, और आमतौर पर इनमें ऐसे स्टूडेंट्स होते थे जिनकी खास स्किल्स होती थी, और बड़ी फैक्शंस उन्हें परमानेंट एम्प्लॉय कर सकती थी। उसने किताबों में पढ़ा था कि लाइब्रेरी भी एक फैक्शन है, लेकिन वह सिर्फ सैपियंटिया फैमिली के लोगों के लिए खुली थी, और उसमें शामिल होने के लिए पहले 600 लेवल की नॉलेज जरूरी थी, इसलिए यह रास्ता उसके लिए बंद था। पिलर फैक्शंस के नियम सख्त थे और उनकी अपनी रैंकिंग सिस्टम थी, जबकि स्टूडेंट फैक्शंस थोड़ी आसान थी। स्पोर्ट्स फैक्शंस भी थी, लेकिन वे इस मार्शल वर्ल्ड के खेलों पर आधारित थीं जिनके बारे में उसने कभी सुना तक नहीं था, और सिर्फ नियम पढ़ लेना काफी नहीं था, क्योंकि उन्हें समझने के लिए इस दुनिया का गहरा ज्ञान चाहिए था जो अभी उसके पास नहीं था। उसे यह भी समझ में आ गया था कि वह अचानक मार्शल वर्ल्ड का जीनियस नहीं बन गया, क्योंकि मायूमी को घायल करने वाला उसका शाओ असल में दोधारी तलवार था। कुछ घंटों की पढ़ाई के बाद उसे पता चला कि उसकी एनर्जी कल्टीवेशन टैलेंट बेहद खराब है, लेकिन उसके पास एक इन्नेट सोल है जो दुर्लभ है। आमतौर पर मार्शल वॉरियर्स को अपनी सोल को जगाने के लिए कई स्टेप्स लेने पड़ते हैं, और सोल ही हेवन से जुड़कर विल समझने का जरिया बनती है, लेकिन सोल बहुत नाजुक होती है, और अगर मायूमी तैयार होता तो ड्योन खुद मर सकता था, इसलिए उसकी बेवकूफी ही उसकी जान बचा गई। म्यूजिक की विल बुलाना उसके लिए आसान था, क्योंकि वह बचपन से अपनी मां के पसंदीदा स्टाइनवे पियानो पर बजाता आया था, और फर्क सिर्फ इतना था कि मॉर्टल वर्ल्ड में वह एनर्जी नहीं थी जो यहाँ है, इसलिए वहां ऐसी घटना नहीं हुई। लेकिन वह हर जगह पियानो लेकर नहीं घूम सकता, और उसे यह भी नहीं पता कि म्यूजिक से सीधा हमला कैसे करे। वह बस भावनाओं को प्रभावित कर सकता है। अच्छी बात यह थी कि भले सोल कॉम्बैट के लिए कमजोर हो, लेकिन सेकेंडरी प्रोफेशंस में सोल पाथ टैलेंट बहुत काम आता है। उसे नहीं पता था कि वह सोल पाथ में सच में टैलेंटेड है या नहीं, क्योंकि सिर्फ इन्नेट सोल होना काफी नहीं है, लेकिन वह जानता था कि एनर्जी पाथ से बेहतर मौका यही है, और वह इस अवसर को छोड़ेगा नहीं। उसने अपने विकल्प गिनाए कि अल्केमी फैक्शन, फॉर्मेशन फैक्शन, फोर्जिंग फैक्शन, बीस्ट मास्टर फैक्शन और फिलॉसफी रिबेट फैक्शन मौजूद हैं। बीस्ट मास्टर फैक्शन उसे रोचक लगी, क्योंकि इस दुनिया के जीव उसे आकर्षित करते थे, लेकिन जानवर पालकर ताकत जुटाने में शायद दशकों लग जाए, और ऊपर से पैसा भी चाहिए होगा, इसलिए यह रास्ता फिलहाल मुश्किल था। पहले उसने सोचा था कि जानवरों को अपनी ताकत का प्रॉक्सी बना ले, लेकिन समय और पैसे की दीवार फिर सामने खड़ी हो गई, और वह समझ गया कि उसे ऐसा रास्ता चुनना होगा जिसमें कम समय में ज्यादा फायदा मिल सके। फिलॉसफी रिबेट फैक्शन का ख्याल भी ड्योन को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वह खुद ही विल्स की गहराई को
ठीक से नहीं समझता था और बिना मजबूत समझ के वह उसमें योगदान नहीं दे सकता था। ऊपर से अगर उसे वहां से फायदा कमाना होता तो पहले नाम बनाना पड़ता ताकि लोग उसके लेक्चर सुनने के लिए भुगतान करें, और उसके पास इतना समय नहीं था। फोर्जिंग फैक्शन एक अच्छा विकल्प था, लेकिन उसमें लगातार आगे बढ़ने के लिए ऊंचा कल्टीवेशन लेवल चाहिए था, क्योंकि मार्शल वर्ल्ड की धातुओं को संभालना और उन्हें पिघलाने की गर्मी सहना साधारण ताकत से संभव नहीं था। जबकि जॉन अभी तक इस दुनिया की एनर्जी को महसूस भी नहीं कर पा रहा था, तो वह उन दिव्य मटेरियल्स पर हथौड़ा कैसे चलाता। अब उसके पास अल्केमी और फॉर्मेशन फैक्शन बची, लेकिन उसे उनमें कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि अलग अलग अल्केमी और फॉर्मेशन फैक्शन होने के बावजूद एक और फैक्शन थी जिसे एरे अल्केमी फैक्शन कहा जाता था, जो दोनों को मिलाती थी, और यह बात उसे समझ नहीं आई। उसने सोचा कि अगर एरे अल्केमी मौजूद है तो अलग अल्केमी और फॉर्मेशन फैक्शन की जरूरत क्यों है। और किताब के अनुसार जहां अल्केमी और फॉर्मेशन फैक्शन में दर्जनों सदस्य थे, वहीं एरे अल्केमी फैक्शन में सिर्फ 2 लोग थे, और यही बात उसे शक के साथ साथ मौका भी लग रही थी। सेकेंडरी प्रोफेशन वाले आमतौर पर घमंडी होते हैं, यह लिब्रो ने बताया था, इसलिए 2 लोगों की छोटी फैक्शन शायद उसके लिए बेहतर शुरुआत हो सकती थी। लेकिन सवाल था कि फॉर्मेशन थ्योरी और अल्केमी थ्योरी को जोड़ा कैसे जाता है। निर्णय लेकर वह मुड़ा और अपने कमरे की बजाय लाइब्रेरी की ओर लौट गया, क्योंकि अभी रिसर्च ज्यादा जरूरी थी। लाइब्रेरी में सब वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गया था, और शायद आधी रात होने वाली थी, लेकिन स्टूडेंट्स अब भी पढ़ रहे थे। उसे लगा शायद कोई ऐसी टेक्निक भी है जो नींद की जरूरत कम कर देती हो। वह भव्य डेस्क के सामने खड़ा हुआ और मॉनिटर की ओर हाथ हिलाया तो स्क्रीन पर लिब्रो दिखा, जो सिर हिला रहा था। लिब्रो ने कहा कि वह बहुत लापरवाह है और जरा सी गलती उसे मरवा सकती थी। जॉन मुस्कुराया और बोला कि क्या लाइब्रेरी के अलावा और जगहों पर भी कैमरे हैं, और यह कि वे खुलकर उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक वे मॉर्टल वर्ल्ड से युद्ध नहीं चाहते। लिब्रो ने गंभीर होकर कहा कि फोकस अकादमी शायद मॉर्टल वर्ल्ड से सावधान हो, लेकिन मार्शल वर्ल्ड के ऊंचे स्तरों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, इसलिए उसे सतर्क रहना चाहिए। जॉन ने बात मानी, लेकिन साफ कहा कि वह एरे अल्केमी फैक्शन ज्वाइन करना चाहता है और फर्स्ट लेवल कार से जितनी भी संबंधित किताबें मिल सकती हैं वह चाहता है। लिब्रो की आंखों में निराशा चमकी, क्योंकि वह उसे लाइब्रेरी और रिसर्च फैक्शन में शामिल कराने की सिफारिश कर सकता था, लेकिन जॉन ने विनम्रता से मना कर दिया, क्योंकि वह सैपिएंटिया फैमिली ज्वाइन नहीं करना चाहता था। लिब्रो ने कहा कि अगर कभी मन बदले तो दरवाजा खुला है, लेकिन भीतर से वह सच में निराश था, क्योंकि उसने जो स्पीड रीडिंग टेक्निक दी थी वह सैपिएंटिया फैमिली की एलीट टेक्निक थी, और अब वह उनके बाहर जा चुकी थी। लिब्रो ने चेतावनी दी कि एरे अल्केमी फैक्शन लगभग खत्म हो चुकी है, और यहां तक कि अगर डेलिया का कार भी हो तो भी फोकस अकादमी में एरे अल्केमी से जुड़ी कोई एडवांस टेक्निक मौजूद नहीं है। जॉन को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसके पास विकल्प कम थे, क्योंकि यह फैक्शन कम कल्टीवेशन पर भी शुरू की जा सकती थी और शायद उसे स्वीकार भी कर ले। एरे अल्केमी फैक्शन में 2 सदस्य थे, जिनमें से एक लोअर कॉमन ग्रेड के आसपास था और हेड मुश्किल से हाई कॉमन ग्रेड की दहलीज छूता था, जबकि अल्केमी और फॉर्मेशन फैक्शन के हेड्स प्रैक्टिशनर ग्रेड तक पहुंच चुके थे, इसलिए तुलना में यह बहुत कमजोर लगती थी। लिब्रो ने कहा कि एरे अल्केमी की थ्योरी की कीमत बहुत ऊंची है, लेकिन अल्केमी और फॉर्मेशन को मिलाना वर्जित माना जाता है, क्योंकि दोनों को अलग अलग सीखना ही बेहद कठिन है। जॉन ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि वह अभी सही कल्टीवेशन टेक्निक के बिना अपनी मार्शल जर्नी शुरू नहीं करना चाहता, और वैसे भी उसकी एनर्जी कल्टीवेशन टैलेंट कमजोर है, लेकिन लोअर से पीक कॉमन ग्रेड तक एरे अल्केमी के लिए ऊंची ताकत
नहीं चाहिए बल्कि पौधों की समझ। एरे थ्योरी, रिफाइंड सोल और लगातार अभ्यास चाहिए और वह यह कर सकता है। लिब्रो की आंखें नरम पर गईं और उसने अपवाद बनाते हुए कहा कि चूंकि यहाँ के एरे अल्केमिस्ट से किताबें लेते भी नहीं, इसलिए वह उसे फोकस अकादमी की सारी एरे अल्केमी संबंधित किताबों की कॉपी देगा और साथ में पहले 10 फ्लोर की अल्केमी और फॉर्मेशन थ्योरी की एक्सक्लूसिव किताबें भी। ड्यून आभारी महसूस कर रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लिब्रो एक कठोर सच्चाई छिपा रहा है। मार्शल वर्ल्ड में एनर्जी, बॉडी और सोल तीनों पात आपस में जुड़े हैं और ड्यून के पास इन्नेट सोल तो है, लेकिन वह लोअर फाउंडेशन स्टेज पर है, इसलिए वह सिर्फ लोअर कॉमन ग्रेड तक एरे अल्केमी कर सकता है और मिडिल कॉमन ग्रेड तक बढ़ने के लिए उसे मिडिल फाउंडेशन स्टेज सोल चाहिए। बॉडी मजबूत न हो तो ज्यादा शक्तिशाली एनर्जी या सोल को संभालना संभव नहीं, और अगर वह सोल पाथ पर आगे बढ़ना चाहता है तो या तो कठिन और उपेक्षित बॉडी पाथ पर मेहनत करे या अपनी कमजोर एनर्जी कल्टीवेशन टैलेंट को पार करके उसी की मदद से बॉडी को टेम्पर करे। सीधी बात यह थी कि सिर्फ सोल पाथ पर भरोसा करना असंभव था और फिलहाल ड्यून के पास उसी के अलावा कुछ नहीं था।